नमस्कार। हमारी खेल करने की शौकीन खिलाड़ी सरकार ने इस देश की इकोनॉमी के साथ इतने खेल किए कि जैसे जैसे छिलके निकलते जा रहे हैं, अंदर से प्याज ही प्याज निकलती जा रही है, कुछ नहीं निकल रहा है। अब जो आंकड़े सामने आए उसके हिसाब से जो मोदी जी को 7 निवेदन करने पड़े हैं, सोना मत खरीदो, सोने पर टैक्स लगा दिया इन्होंने, अब खाने के तेल पे भी नज़र है, कहो उस पर टैक्स ना लगा दें। इस तरह की जो 50 चीज़ें हमारे सामने आई हैं, 7 खास तौर पे ये करने की नौबत क्यों पड़ी? और इस करने की नौबत आप सब जानते हैं इसलिए पड़ी क्योंकि देश के पास में जेब में पैसे कम रह गए थे, घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे कम थे, यानी विदेशी मुद्रा का भंडार गिर गया था। और सरकार को अभी जो विदेशी कंपनियां, जो इंटरनेशनल कंपनियां, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स वगैरह, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब इतना भी नहीं गिरा था कि आप ये कदम उठा लो। यहां बड़ा सवाल उठता है कि इतना भी नहीं गिरा था का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या अभी कदम उठाने के लिए रुका जा सकता था, या फिर वो विदेशी एजेंसियां उस डाटा के बेसिस पे बात कर रही हैं जो इस सरकार ने उनको दिया है, एक्चुअल डाटा कुछ और है जो सरकार खुद जानती है। खैर, हम उन सवालों में उलझने के बजाय एक चीज सीधे से समझते हैं कि क्यों हमारी ऐसी दशा हुई। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। देखिए, किसी देश की, मैंने एक लाइन में आपको बोला था, जो ताकत होती है, जो खर्चा करने की क्षमता होती है, वो होता है विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम हो रहा था, ये बात सही है। कम क्यों हो रहा था, यहां बड़ा सवाल है कि भैया क्या ऐसा किया तुमने कि ये कम हो रहा था? क्या ऐसा किया तुमने कि रायता फैल रहा था? तो इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि कम कितना हो रहा था। तो कुछ आंकड़े हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने आ रहे थे, उनको सबसे कम रिटर्न भारत से मिल रहा था। एक आंकड़ा है जो कहता है कि भारत का जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो केवल 3 से 9% ही रिटर्न दे रहा था, जबकि दुनिया के अलग अलग देशों के जैसे कुवैत का मार्केट 8 से 15% रिटर्न दे रहा है। अमेरिका का S&P 500 10 से 22% रिटर्न दे रहा था। चीन का शंघाई कंपोजिट 10 से 20% दे रहा था। जापान का निकाई 55 से 65% दे रहा था। ब्राज़ील का 20 से 35%, वियतनाम का 35 से 50%, यहाँ तक कि पाकिस्तान में अगर कोई विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो 35 से 50% का उसको रिटर्न मिलेगा, और हमारे यहाँ करती है तो 9% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 3 से 9%, वहाँ 50%। वियतनाम में 35 से 50%, ताइवान में 50 से 90%, और साउथ कोरिया में तो रिकॉर्ड ही टूट गया, 170% से ज़्यादा रिटर्न उनको मिला। अब आप इस सीन को समझिए। एक आदमी विदेशी आदमी है, इन्वेस्टर है, वो भारत में आके शेयर खरीद रहा है, वो चाहे बड़ी संस्था हो, म्यूचुअल फंड कंपनी हो, कोई भी हो, वो आके यहाँ पे शेयर खरीद रहा है। भाई वो ये देख रहा है कि मैं शेयर खरीद रहा हूं, यहां मैं 100 का शेयर खरीद रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 3%, 3 से 9%, और वहां मैं खरीद रहा हूं तो 140% का मुनाफा हो रहा है। यानी सीधे सीधे अगर आप देखें तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, शेयर मार्केट बढ़ना बंद हो गया था। और ऊपर से रुपया गिरा जाए तो जब वो पैसे यहां से निकालने के लिए आएगा तो और दिक्कत है, उसको कम डॉलर मिलेंगे उतने ही पैसे में। तो इस पूरी सिचुएशन के कारण विदेशी निवेशकों को लगा कि अब इस मार्केट में रुकने का फायदा नहीं है। फायदा नहीं है ये उनको पहले से पता था। क्यों? क्योंकि हमारा शेयर मार्केट बन चुका है बबल, ऐसा बुलबुला जिस दिन फटेगा दुनिया में तबाही आ जाएगी। और ये बुलबुला बनाया मोदी सरकार ने, ये बुलबुला बनाया मोदी जी के नज़दीकी उद्योगपतियों ने। बुलबुला कैसे बनाया इसको हम समझते हैं, और वो बुलबुले को सेंस कर रहे थे। वो समझ रहे थे जब सच्ची अच्छी हालत में थोड़ा बाजार आए तो पैसे निकालें, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया का गड़बड़ाया इस वॉर के कारण, उनको लगा अब नहीं रुका जा सकता, निकल लो। तो फैक्टर वॉर नहीं है, फैक्टर है हमारे शेयर बाजार का बुलबुला। बुलबुला क्या था इसको समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे शेयर बाजार में पैसा लगाना क्यों जोखिम भरा है और कितना जोखिम भरा है। भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयर हैं,
उन शेयरों का दाम आसमान पर है। 1 रुपए की चीज कभी 10 की बिक रही है, कभी 15 की बिक रही है, कभी 20 की बिक रही है। मतलब शेयर मार्केट में एक कंपनी की 10 रुपए का माल है और शेयर मार्केट में 50,000 का बिक रहा है, 50 रुपए का बिक रहा है। इस माल को 50 का होने में 10 साल 15 साल लगेंगे, लेकिन आज ही 50 का बिक रहा है। तो ये जो सीन है, ये शेयर मार्केट में ओवर वैल्यूएशन हुआ। कुछ कंपनियों का उदाहरण ले तो भारतीय रेल, हम सब जानते हैं कैसी चल रही है, कैसा मुनाफा कमा रही है। उसके बावजूद शेयर बाजार में 15 साल बाद रेलवे जितना तरक्की कर जाएगी अनुमानित, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो सब बनेगा रेलवे का, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है वगैरह वगैरह करके, तो उसके आधार पे 15 साल बाद रेलवे की कीमत जितनी होगी उतना शेयर की कीमत हो चुकी है। और रेलवे कैसे चल रही है आप सब जानते हैं। दूसरा आ जाइए, डिफेंस पीएसयूज, यही बैल वगैरह जो सब बनाती हैं। अब ये कितना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिफेंस की चल रही है आपको पता है। हमारे यहाँ डिफेंस पीएसयूज का हक मार के अडानी को ठेके दिए जा रहे हैं, सबको पता है। उसके बावजूद इन डिफेंस पीएसयूज के 7 से 12 साल बाद जिस स्थिति में पैसा कमू के ये पहुंचेंगे, उतने का शेयर आज ही हो चुका है। हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स वगैरह जो पीएसयू है, सारे के सारे वो 7 से 12 साल के बाद जो कीमत होगी वो कीमत आज है। ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, यानी जो कंपनियां पावर को एक से दूसरी जगह पहुंचाने वाली कंपनियां हैं, वो भी 8 साल बाद जहां पहुंचेंगी, 60 गुना, आज की तारीख से 60 गुना कीमत उनकी वैल्यूएशन चल रही है। शिप बिल्डिंग की 75 गुना वैल्यूएशन, जो 12 साल बाद कंपनी जहां पहुंचेगी वो आज की तारीख में उसका शेयर चल रहा है। स्मॉल कैप कंपनियों का 20 साल बाद का, मतलब 50 से 120 गुना वैल्यूएशन चल रहा है। बैंक, पीएसयू, रियल एस्टेट, जबकि हालत यह है कि आपको भी पता है कि छोटे फ्लैट नहीं बिक रहे हैं, कुछ नहीं बिक रहे हैं, और बड़े फ्लैट वाले भी संकट में। तब भी 10 साल बाद जहां पहुंचेगा रियल एस्टेट का इंडस्ट्री, सारे मुनाफे मिला के, वो आज शेयर का दाम हो गया है। इलेक्ट्रिकल का, रिन्यूएबल एनर्जी का 100 टाइम्स चल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का अडानी साहब के जो पाइप लगे हुए हैं वो। अब आप समझिए बात को, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन कंपनियों के शेयर का दाम ऐसा लगता है कि कृत्रिम तरीके से बढ़ाया गया। ओवर वैल्यूएशन का पूरा फंडा वो कंपनियां देख रहे हैं, उनको पता है कि ओवर वैल्यूएशन है, और जिस दिन ये बबल फटेगा मार्केट गिरता चला जाएगा धड़ 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 धड़। तो वो वेट कर रहे थे उचित अवसर का कि जब डॉलर वॉलर थोड़ा कमजोर हो, रुपए की स्थिति अच्छी हो, तब पैसा निकालें। तो अगर एक छोटी सी और सिंपल सी बात जान लीजिए कि आपने इन कंपनियों का अगर दाम हवा में न बढ़ाया होता तो आज ये ओवर वैल्यूएशन फैक्टर नहीं होता है। ये ओवर वैल्यूएशन फैक्टर इसलिए हुआ क्योंकि आपने इनके दाम बढ़ाए। तो आप कहेंगे सरकार ने कैसे दाम बढ़ा दिए? मैं आपको बताता हूं। हमारे पास अडानी हिंडनबर्ग केस है। उस केस में जांच में जो भी निकला हो वो सही है या गलत है, इस बारे में जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट उस जांच रिपोर्ट से कुछ तो तय करती है, लेकिन पूरी तरह तय नहीं करती है। मार्केट किसी देश की हकीकत को देखती है। आज आप जांच में कितनी भी लीपापोती कर दो, मार्केट को अगर लगेगा कि हाँ ये हुआ होगा और दिखाई दे रहा हुआ होगा, तो मार्केट आपके उसमें से दूर भाग जाएगी। हमारे देश के अडानी भाइयों का जिस तरह से खुलासा हुआ, जिस तरह से पता चला कि वो अपने शेयर के दाम को खुद ही अपने ही पैसे से बढ़ा रहे थे, क्या प्रक्रिया अपनाई थी, वो सब मैं बहुत सरल भाषा में समझा चुका हूं, हमारे हर दर्शक को पता है। चाहे तो पुराने वीडियोस निकाल के देख लीजिएगा। तो जब अडानी के शेयर में उसने पंप से हवा भर भर के शेयर के दाम बढ़ा दिए, उस कंपनियों के दाम दनादन बढ़ते चले गए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया अडानी। तो इससे एक परसेप्शन गया कि ओवर वैल्यूएशन के पीछे क्रोनी कैपिटलिज्म है, सरकार का उद्योगपतियों से सेटिंग है। और अगर इसको एक तरफ भी रख दें तो उद्योगपतियों के साथ सरकार की नज़दीकियों की जो कहानियां आप सुनते हैं, वो सब कहानियां भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के दिमाग में शक डालती हैं।
एक फैक्टर, यानी हमारे हिंदुस्तान की कंपनियों ने मैनिपुलेशन करके अपने शेयरों के दाम बढ़ाए हैं, ऐसा परसेप्शन वर्ल्ड वाइड बना है। और उसको बनने की एक ठोस वजह यह भी है कि हमारे 70 गुना, 80 गुना, 30 गुना, 40 गुना शेयर के दाम चल रहे हैं। कंपनी 10 साल बाद, 15 साल जहां पहुंचेगी, वहां कंपनी को शेयर मार्केट ने आज ही पहुंचा दिया है। तो जब ये सब चीजें आप देखते हैं तो शक तो होता है। अब एक और फैक्टर आ जाइए, मोदी सरकार ने ऊंची ऊंची फेंका फाकी। उस फेंका फाकी से क्या हुआ कि आपकी बड़ी सारी ऊट पटांग इमेज इन्वेस्टर के मन में बन गई। कैसे? ग्रोइंग इकोनॉमी है हम, भारत चाइना +1, चीन का विकल्प बनने वाला इंडिया, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सैमसंग आ गया है, एप्पल आ गया है। मतलब अपनी जेब से पैसे दे दे के उन कंपनियों को यहां लगा लिया कि भाई कोई नहीं, तू कंपनी जो है हमसे पैसे ले और रोजगार दे, तू 10 रुपए का रोजगार दे, 12 हमसे ले ले। और ये कर करके एक इमेज बनाई गई हिंदुस्तान की। क्यों? वो इमेज इलेक्शन के बाजार में बिकती थी, लेकिन जो इमेज इलेक्शन के बाजार में बिकती है भाई, वो शेयर बाजार में भी बिकती है। कहा गया कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाले हैं, मेक इन इंडिया, फला ढिमका, बहुत बेचा गया। हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर के किंग बनने वाले हैं, हमारा रेलवे ये करेगा, हमारा वो करेगा, NHAI करेगा। कर्जा लिए जा रहे हैं, कर्ज पे दबाए जा रहे हैं, कर्ज को चुकाने के लिए और विदेशी कर्जा आ रहा है और लोगों पे टैक्स लगाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, कटौती की जा रही है, एजुकेशन में करो, ये करो, हेल्थ में करो। एक बड़ा परसेप्शन मेरे सामने कि हमारा देश महान हो गया, एक बड़ा ऐसा सीन बना दिया गया। जीडीपी की ग्रोथ, जीडीपी के आंकड़ों को लेकर आरोप लगते रहे कि मैनिपुलेशन हो रहा है, भैया हमारी ग्रोथ रेट इतनी हो रही है, हमारा ये हो रहा है। हर जगह से एक ऐसी हवा भरी जा रही है। सरकार कह रही है यार अच्छा तो है, हमारी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, हमारे शेयर महंगे बिक रहे हैं, विदेशी निवेशक आ रहा है, लेकिन जब तक आप हवा भरते रहे तब तक गुब्बारे बिकते रहे। अब सिचुएशन क्या हुई, इसके साथ साथ कि आपका जब गुब्बारा पिचकने लग गया तो आपने कहा जनता का पैसा लाओ, कहाँ रखा हुआ है जनता का पैसा, साहब कहाँ दें? अरे है यार जनता का पैसा, SBI है ना, SBI के पास पैसे। SBI को बोलो भाई इन कंपनियों के शेयर खरीदो, LIC की बोलो अडानी का शेयर खरीदो, ये सभी विवाद हुए हैं। यानी जो जनता का पैसा जहां जहां रखा हुआ था वहां का पैसा निकालो और लगाओ, निकालो लगाओ। कहां लगाओगे? इसमें लगाओ, उसमें लगाओ। तो ये जो पैसा, एक तो आपने परसेप्शन बनाया, ऊपर से सरकारी पैसा लगाया आपने शेयरों में, वो लगा के आपने और हवा में बना दिया। अब देख रहे हैं जो दाम इतने गुने क्यों हो रहे हैं शेयर के, देख रहे हैं आप। उसके बाद क्या किया, हम सबको कहा SIP अच्छा है, लॉन्ग टर्म का सोचो, अपने पैसे लगा दो, भविष्य का, शॉर्ट गेन के चक्कर में मत पड़ना, पैसे लगाओ, भूल जाओ, अभी आपका पैसा डूब रहा है कोई बात नहीं, बाद में ऊपर आएगा। ये कहानियां रोज आपको इन्फ्लुएंसर सुनाते हैं, सब कहानी बताते हैं। यही लोग थे ना जो कह रहे थे सोने का दाम ये हो जाएगा, चांदी का दाम ये हो जाएगा, दोनों धड़म धड़म गिरे तो उसके भी एक्सक्यूज बनाने लग गए, रोज बैठ के किसी ना किसी चैनल पे कहीं ना कहीं। तो इन्होंने ये कहानी सुनाई, लॉन्ग टर्म का सोचो, पैसा लगा दो और भूल जाओ। सरकार ने जनता के पैसे, PF के पैसे वहां लगाओ, यहाँ के पैसे वहां लगाओ, सब पैसे वहां लगा दिए। अब भाई शेयर बाजार तो जुआ है, तुमने 10 का खरीदा, तुमने 20 का बेच दिया, मैंने 20 का खरीद लिया, तुम 25 का खरीद लोगे। दाम बढ़ रहा है, हर आदमी खरीद रहा है, पूरा देश खरीदने और बेचने में लग गया। हिंदुस्तान के सारे उद्योगपतियों को, छोटे बड़े, ये लगने लगा मैं फैक्ट्री लगाऊं, ये करूं, वो करूं, कमाऊंगा 10%, शेयर बाजार में लगाता हूं, सोने में लगाता हूं, चांदी में लगाता हूं, कमाऊंगा 15-25%। ना इंस्पेक्टर होगा, ना सरकार होगी, ना अवैध वसूली होगी, ना नगर निगम होगा, ना कुछ होगा। एक पूरा देश सट्टेबाज देश बन गया और पूरे देश का एकमात्र हित हो गया शेयर बाजार के बुलबुले को बढ़ाना। देश का सारा पैसा उद्योगपतियों को दे दो। ये करते करते इन कंपनियों धंधे तो हो नहीं रहते, क्योंकि जनता का पैसा जनता के पास नहीं पहुंच रहा है। लेबर की क्या हालत है आप देख ही रहे हो, मिनिमम वेजेस के लिए शहर जला रहे हैं लोग, मिनिमम वेजेस के लिए। जनता के पास पैसा आ नहीं रहा है, खरीदारी होगी कैसे मार्केट में? आप देख रहे हो डिमांड का सिनेरियो, खपत का सिनेरियो देख लो, खपत गिरती जा रही है, डिमांड नहीं है मार्केट में, कंपनियों को कहीं से ग्रोथ नहीं मिल रही है, रेलवे परेशान है, इधर से खरीद, उधर से वसूल, यहां से वसूल, तू आया कैसे किसी को छोड़ने, पैसे ला।
ट्रॉली चलाएंगे, उसका पैसा, हर जगह से पैसा लिखा आता ज्यादातर। इस ट्रेन में बुजुर्गों को कंसेशन नहीं मिलेगा, सारी गाड़ियों के नाम बदल दिए, सबको प्रीमियम बना दिया, किसी को एक्सप्रेस बना दिया, तमाम कहानियां आप पढ़ते रहते हैं। यानी हर तरफ से पूरे देश का पैसा इकट्ठा करो और लगाते जाओ शेयर बाजार में। तो आपने ये जो बबल क्रिएट किया और जो आंकड़े मैंने दिए कि शेयर बाजार को आपने बना दिया कई गुना ज़्यादा बड़ा, यानी जिस आदमी की औकात 10 रुपए की है उसकी औकात आपने 1000 रुपये बना दी, और उस पर भी बोलियां लगे जा रही हैं। तो जो विदेशी कंपनियों को लगा भाई साहब कि ये तो हो गया, अब सबकी औकातें लग गई, उसके बाद रिटर्न आना बंद हो गया। अब देख रहे कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही हैं, कहां से होगा, सबका पैसा लग गया। अब कंपनियां आगे और अच्छा करें तो और पैसा लगेगा ना, ओवर वैल्यूएशन चल रहा है। तो उन लोगों ने ये कहा कि भैया ठीक है, अब तो मुनाफा भी नहीं आ रहा है, 3% से 9% कुछ होता है, तो क्या करें। तो भैया विड्रॉ करो। एफआईआई ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। सिर्फ एफआईआई ने पैसा नहीं निकाला, भारत के उद्योगपतियों ने बाहर के देशों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उनको लगा यहां तो कमाई होनी नहीं है, तो क्या हुआ, रिवर्स एफडीआई हो गया। कहां हम एफडीआई की बात कर रहे थे, कहां हमारी सरकार कह रही थी विदेशी कंपनियां भारत से में आके इन्वेस्ट करें, हमारी कंपनियों में पैसा लगाएं। पहले तो उन्होंने कंपनियों में पैसा लगाने के बजाय शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कंपनी कमाएगी जो कमाएगी, 2 कौड़ी का कमाती है कंपनी, छोड़ो हम शेयर में बनाएंगे। शेयर कमाता है क्योंकि शेयर में हवा भरी जा रही है। अब क्या हुआ, हमारी कंपनियां अपनी कह रही है यार कंपनी में लगा के तो फायदा नहीं है, विदेशों में कमाई अच्छी होती है, यहां की कंपनियां बाहर के देशों में पैसा लगा रही। आपको बताऊं कि रिवर्स एफडीआई शुरू हो गया, माइनस में पहुंच गया कई जगह मामला। अगर इन दोनों को मिला लो तो पैसा विदेशी आना चाहिए, हमारे उद्योगों में लगना चाहिए, उसकी जगह हमारे उद्योग वाले भी विदेशों में पैसा लगाने लगे, और दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो वो 0 के आसपास पहुंच गया। मैं आपको इसी 25-26 के, हम जो बात कर रहे हैं इसी बीच की कर रहे हैं, 25-26 के आंकड़े अगर दूं तो हमारे यहां से जो कंपनियां जो बाहर पैसा लेके गई हैं, 11 अरब डॉलर लेके गई है सन फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका। टाटा मोटर्स इटली में लेके गई है करीब 4.45 यानी 4.5 अरब डॉलर के आसपास। कोफॉर्ज, और उसने पैसा वो लेके गई एआई कंपनी को एक्विजिशन करने के लिए 2.35 अरब डॉलर। टाटा एडवांस सिस्टम्स मोरक्को में प्लांट लगा रही है आर्मर्ड व्हीकल का। आप सोचिए, यहां पे डिफेंस में अडानी जी को मौका मिल रहा है। टाटा मोरक्को में जाके बना रही है, क्या बना रही है, बख्तरबंद गाड़ियां। हमारा डिफेंस सेक्टर है, हमारा डिफेंस की शेयर की वैल्यूएशन इतनी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ सरकारी कंपनियों को भी नहीं। मैं आपको वीडियो बना के डिटेल बता चुका हूँ कि कैसे इजराइल से जुड़ी हुई कंपनियों के ठेके अडानी को ही मिले, कैसे टेंडर की कंडीशन ऐसी बनाई गई कि इनको ही मिले, और टाटा जाके मोरक्को में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, $multi-million इन्वेस्ट किए हैं। सेमी कंडक्टर फर्म हिंदुस्तान की चिप में बाहर जाके पैसे लगा रही हैं। आईटी और फार्मा कंपनियां भी यूरोप, ग्रीनफील्ड वगैरह वगैरह में एक्सपेंशन कर रही हैं, यानी विदेशी लोग तो पैसे निकाल ही रहे हैं, हमारे लोग भी बाहर जाके पैसा लगा रहे हैं। तो भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे हमारे देश की जो आर्थिक नीतियां वो हैं। तो ये पूरी पंचायत का निचोड़ जो है वो यही तो हुआ ना कि भैया हमारे यहां पे विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। अब विदेशी मुद्रा भंडार कम कैसे होता है, सरल भाषा में समझ लीजिए। हमारे पास एक मटके में, जो हमारा मटका है उसके अंदर डॉलर रखे हुए हैं, ठीक है, और रुपए भी रखे हुए हैं, लेकिन घर में चलता है केवल रुपया और बाहर चलता है केवल डॉलर। अब तुम घर से बाहर जा रहे हो कुछ भी खरीदने के लिए, तो आप लेके जाओगे, रुपया डाल दोगे, डॉलर निकाल लोगे उस मटके में से। तो ये जो कंपनियां विदेशों में पैसा लगा रही हैं, ये क्या करेंगी, रुपए डाल के डॉलर निकाल लेंगी, तो मटके के अंदर डॉलर कम हो जाएंगे। इसी तरह से ये जो कंपनियां हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, इन्होंने जब भारत के बाजार में पैसा इन्वेस्ट किया था तो इन्होंने डॉलर डाल के रुपया निकाला था। अब आपने ओवर वैल्यूएशन वगैरह करके हवा बना के एक शेयर को जो 10 रुपए वाला था उसको आपने कर दिया 40 रुपए का, 50 रुपए का, 50 का नहीं 10 वाला 100 सवा 100 रुपए का कर दिया, 10 गुने तक के जो आंकड़े हैं ना।
तो वो क्या कर रहा है, अब वो 10 रुपए लगाया था उसने, 100 का हो गया शेयर। अब वो क्या कर रहा है, 100 रुपए उसने लिए, मटके में डाले, और पहले उसने 10 रुपए के डॉलर डाले थे, अब 100 रुपए के डॉलर ले गया। तो मतलब वो जो कुछ कर रहे हैं, वो मटके में आके रुपए डाल रहे हैं, डॉलर निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहे हैं, यहां वाले भी बाहर पैसा लगाने जा रहे हैं तो वो भी रुपए डाल के डॉलर निकाल रहे हैं, और वहां वाले भी। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमारे पास डॉलर कम होते जा रहे हैं। डॉलर सिर्फ व्यापार से, इन्वेस्टमेंट से नहीं आते भाई। बाहर से कोई बच्चा घर पे डॉलर भेजेगा, कमाई कर रहा है अमेरिका में, उसके भी डॉलर पहले मटके में जाएंगे, उसमें से रुपया निकल के घर वालों को मिलेगा। तो ये पूरी कहानी जो है वो ये है। इसके बाद भारत सरकार ने, जब बहुत ज़्यादा मटके में डॉलर कम होने लग गए, तो भारत सरकार ने बैंकों से कहा, देखो भाई, तुम्हारे पास जो डॉलर आ रहे हैं मटके के अंदर से, वो डॉलर एक हद से ज़्यादा नहीं रखोगे, उन डॉलर को आप जो है वापस बदलो रुपए में, ताकि बैंकों के पास जो डॉलर रखे हुए हैं वो हट के रुपए में आ जाएं, तो कुछ और डॉलर मटके में पहुंच जाए। मतलब मटके में डालो निकालो, तो उस मटके के अंदर डॉलर कम होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है। सरकार ने सब करके देख लिया, लंबे समय से उन्होंने ये भी किया कि अपनी तरफ से रुपया डाल के डॉलर ले लिया। माफ कीजिए, अपने पास जो डॉलर रखे हुए थे उसको डाल के मटके में से रुपया निकाला ताकि कुछ डॉलर बढ़ जाए। अब वो जो मटके के अंदर डॉलर हो गए कम, तो डॉलर कम हो गए हैं, तो सरकार कह रही है ना, अब ये मटके के अंदर से कोई डॉलर निकाल के तुम ये काम मत करो, सोना मत खरीदो, क्योंकि सोना खरीदने के लिए रुपए डाल के डॉलर निकलेंगे और कम हो जाएंगे मेरे डॉलर। तुम वो मत खरीदो, तेल मत मंगाओ। क्यों, तेल जो तुम इस्तेमाल करते हो, भैया तेल खाना बंद करें, करना चाहिए वैसे तो वो जो बाहर से तेल आता है इंडोनेशिया, मलेशिया से, पाम ऑयल वगैरह, उसको मंगाने में खर्चा होता है। ब्राजील से सोयाबीन तेल मंगाते हो, तो क्या करो, उसको मंगाना बंद करो, कम करो, क्योंकि जब तेल आएगा तो वो तेल वाला डॉलर में पैसे मांगेगा, तो फिर मटके में डॉलर डाल के आप, तेल रुपए डाल के आप उसको डॉलर दे दोगे। ऐसे कहीं से कुछ आएगा, आप कह रहे हो विदेश यात्रा पे जाओगे, तो फिर आप उसमें रुपए डाल के डॉलर निकाल के ले जाओगे। तो मटके में डॉलर कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए सरकार ये कर रही है। लेकिन मटके में डॉलर कम इसलिए हुए हैं, अब तो बहुत कम हो गए हैं, तो तुम ये कर रहे हो, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो। लेकिन ये कम हुए इसलिए कि तुमने सारी दुनिया को हवा हवाई बना के रख दिया। आपने परसेप्शन पे खेलना ऐसा शुरू किया कि आप ना आंकड़े सही दे रहे हो, ना कुछ दे रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, घपले घोटाले तमाम चीज़ें सामने आ रही है। तो एक भारत के बारे में एक बड़ी अजीब सी छवि बन गई कि जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। चुनाव के बाजार में ये चल जाता है तो जनता को नुकसान होता है, नेता को फायदा होता है, लेकिन व्यापार के बाजार में देश को नुकसान होता है। और इसी तरह से परसेप्शन की जो लड़ाई थी, परसेप्शन का जो खेल था, वो करते करते देश को इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। बहुत सारे आंकड़े हो सकते थे, बहुत सारी डिटेल्स हो सकती थी, पर फिर वीडियो में आपके कमेंट आते हैं बहुत ढीला चल रहा था वीडियो, वो धीरे धीरे बताते हो, और निश्चित तौर पे वो ढीला हो भी जाता है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी सीधे से समझ गए होंगे तो दोस्तों को भी समझाएं, ये मटका उठा के उनके पास भेज दें। नमस्कार, जय हिंद।